हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने कल बहुत से स्टूडेंट के नाम नहीं लिख सका, लेकिन बाद में मेरा दिल खुश हुआ कुछ स्टूडेंट के बारे में कि उनके और भी अच्छे मार्क्स थे। सबके नाम मैं फिर नहीं ले पाऊंगा, तो वो जानते हैं कि जिनको मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। उसमें 3 से 4 फीमेल स्टूडेंट थी और 2 और लड़के भी थे जिन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया, तो वो 96 94 था। और अगर 2 ऐड कर लिए जाएं जो गलती थी मेरी तरफ से, तो टोटल मार्क्स चले गए 98 तक। तो दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब, दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड रिजल्ट। और अगर इसी तरह वो इंशाल्लाह हार्ड वर्क करते रहे तो कोई भी दरमियान में हर्डल नहीं आएगी उनकी कामयाबी में। और बिल्कुल भी ऐसा वो इंशाल्लाह इस माइलस्टोन को अचीव कर जाएंगे, और ये उनके लिए एक पहला स्टेप होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चन सेंड किए, तो उनको मैं ना डिस्कस कर लेता हूँ कि उन्होंने कहा सर ये इसको क्लास में डिस्कस कर लें। मुझे ये बताएं कि अब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में स्पेशली, ये स्टूडेंट को कैसा विजिबल है? आप जो जूम एप्लीकेशन पे हैं काइंडली कमेंट करें कि ये अभी आप लोगों को ये विजिबल की विजिबिलिटी ठीक है या नहीं है, क्या आप पढ़ सकते हैं इसे? जी, कुछ कह रहे हैं ब्लर आ रहा है, कुछ कह रहे हैं, लेकिन काइंडली बाकी भी बताएं कि जो कुछ कह रहे हैं क्लियर है। तो मेजॉरिटी बताएं कि ये क्वालिटी कैसी, क्योंकि मैंने इसको अब इसकी एडजस्टमेंट करवाई स्पेशली लड़के को बुला के, और इसका फिर मैंने इसको कॉल को सुना क्या कह रहे हैं। ये स्टूडेंट ऐसे पूछेंगे क्या है। तो जब मैंने एक पायलट रन किया पूछा, तो यहाँ पे क्लैरिटी बहुत अच्छी आ रही थी। हमने बोर्ड को छोटा किया और छोटा करके हमने उसको करीब ला के जूम किया। तो अब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि पता चले कि इसमें और बेहतरी की गुंजाइश क्या है। जी, आ रहे हैं कमेंट्स? ओके आ रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। और कल एक स्टूडेंट का मैं आई एम ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने कॉल करके बताया कि सर रेड मार्कर जो है ना, जब आप रेड मार्कर को यूज करते हो उस एज कंपेयर टू ब्लू ब्लू मार्कर, रेड का रिजल्ट कम आता है, तो आप ब्लू मार्कर या ब्लैक यूज करो। तो हम ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी बनाई जा सके। और एडजस्टमेंट जो है ना वो अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये अब मेरे आई एम होपफुल कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर होंगी। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आया स्टूडेंट की तरफ से टर्मिनेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि टर्मिनेशन क्या होता है। टर्मिनेट नहीं करते, कहते हैं आपकी जॉब खत्म होगी, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट होता है ना, इसी से आगे बना टर्मिनेशन के एंड हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब ये रिश्ता टूटा तो उस वक्त कुछ अमाउंट दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के हाथ में जब वो पैसे आए रिसीव्ड हो गए, तो उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, कितने तारीखों के साथ वो उसको टैक्स करवा सकता है। एक तो वही है कि जितनी भी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल साल की सैलरी 12 लाख है, टर्मिनेशन पे 30 लाख मिला, वो 30 लाख इसके अंदर ऐड करवाए, सारी की सारी सैलरी इनकम बना ले 42 लाख, और जो भी स्लैब रेट्स हैं उसके पास अवेलेबल उस तरह से उसे टैक्स करवा ले। जो भी स्लैब रेट है, लाइक यहाँ पे जाके तो 30% के करीब पहुंच चुका होगा, तो इसके ऊपर वो टैक्स करवा ले। या उसके पास तरीका एक और भी अवेलेबल है कि यहाँ से कहे नहीं, इसको मैं करता हूँ ऐसे खत्म, सैलरी रहे 12 लाख, इस पे जो भी रेट है वो 10% के करीब वो लगे, और जो 30 लाख मिला है
उसके लिए एक तरीकाकार बनाया गया कि पिछले 3 साल का जो टैक्स है, पिछले 3 साल का जो टैक्स है वो ऊपर लिख लो, और पिछले 3 साल की कमाई जो है टैक्सेबल इनकम है उसको नीचे लिख लो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो एक रेट निकल आएगा, एक परसेंटेज निकलेगी। वो परसेंटेज जो भी निकले उस परसेंटेज को इसके साथ जो फायदा मिला उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जवाब में एक टैक्स निकल आएगा। तो इससे हमें पता चला कि टर्मिनेशन को हम 2 तरह से टैक्स करवा सकते हैं, एक सैलरी के अंदर शामिल करके और एक सेपरेट तरीके से। तो 2 तरीकों से हो गया। तो इसका आंसर स्टूडेंट जो अच्छे वाला था, जो बेहतर वाला था, देखो आंसर 2 या 3 आपस में मिलते जुलते होंगे, उन तीनों में से जो सबसे बेहतर होगा ना आपने वो निकालना है। तो इसमें सबसे बेहतर जो था वो 2 तरीकों वाला था, तो इसलिए इसका आंसर ये बनता था। फिर एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर वो लोन, तो लोन वाला तो यार हमने कल ही क्लियर कर दिया था क्लास के स्टार्ट में कि उसमें हमारी मिस्टेक थी और हमने 2 नंबर आपको उसके दे दिए। तो उसमें यही है कि 10 लाख तक, अगर 10 लाख तक, अगर 10 लाख तक हो तो नो प्रॉब्लम, आप रुक जाओ, उस तब आपको अपना जो है वो काउंट करके बेंचमार्क ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो 10 लाख था, हम मैं एग्री हूँ आप लोगों से, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जैसे टैक्स है 3 साल का होगा, 3 साल का टैक्स और 3 साल की इनकम। जी टैक्स यही मैंने लिखा और यही मैंने बताया। अच्छा, फिर एक गवर्नमेंट का मुलाजम है, सरकारी मुलाजम, क्या वो मुल्क से बाहर जा सकता है? सरकार के काम पे बिल्कुल जा सकता है। फॉरेन ऑफिस के लोग जाते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यूके ब्रांच, तो डेपुटेशन वहां पे जाते हैं जॉब करने के लिए। बहुत से लोग इस तरह सरकारी मुलाजम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं सरकार का काम करने के लिए, पाकिस्तान का काम करने के लिए, तो वहां पे उनको अलाउंसेस मिलते हैं। देखो बंदा चला गया अमेरिका, पाकिस्तानी, 60,000 पाकिस्तानी सैलरी है उसकी। देखो 60,000 में उसका अमेरिका में जाके गुजारा कैसे होगा? वहां पे 60,000 में रहाइश लेगा, खाना खाएगा, बच्चों को तालीम देगा, क्या करेगा वो? तो इसके लिए गवर्नमेंट कहती है हम आपको अलाउंसेस देंगे। तो जितने भी अलाउंसेस सरकारी मुलाजिम को बाहर जाकर मिलेंगे ना, वो सारे के सारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे, उन पर टैक्स नहीं होगा। तो ये वाला आंसर ठीक था। फिर एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने कहा कि सर किस सेक्शन में जाके जो है वो एग्जेम्प्ट किया जा सकता है किसी इनकम को? तो सबको पता है सेक्शन 53 है, वो अथॉरिटी देता है। फिर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर आप बात करते हैं कि टैक्सेबल, एक होता है बिलो टैक्सेबल लिमिट, सैलरी की सूरत में बिलो टैक्सेबल लिमिट ये है, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी एक हेड है ना, उसकी ये है। बिजनेस इनकम में अगर इंडिविजुअल और एओपी बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी बिलो टैक्सेबल लिमिट 4 लाख है। फिर अगर रेंटल इनकम है जिसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहा जाता है, अगर इंडिविजुअल और एओपी को आ रहा है तो वो 2 लाख है। बात ये है कि वो कहता है सर अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है उसकी कमाई 4,50,000 हो जाए तो क्या 4,50,000 पे वो टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेगा, या वो ये करेगा 4,50,000 माइनस जितनी माफ थी, जितनी एग्जाम्प्ट थी, और इसके बाद जो ब्याज का रिजल्ट निकलेगा उसको 5% से मल्टीप्लाई करेगा। तो जनाब इसका जो डिफरेंस होगा जो कि 50,000 आ रहा है, 50,000 का 5% निकाला जाएगा, जो भी निकलेगा उस पे वो टैक्स है, वो आपका टैक्स है। पूरे 4,50,000 पे नहीं होगा, बल्कि 4,50,000 माइनस जितना माफ और जो इन दोनों का डिफरेंस निकला वो 50,000 निकला, तो उसका 5%। तो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन यहाँ तक आए थे टाइमली वो एड्रेस हो गए हैं, जो टाइमली क्वेश्चन आए थे उनको हमने एड्रेस कर दिया है। अच्छा, तो अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, और जो रिमेनिंग पार्ट है टैक्स क्रेडिट का हम उसको देख लेते हैं।
अच्छा, वो कहता है कि सेक्शन 65 में वो क्या कहता है? वो कहता है कि जी कुछ मिसलीनियस किस्म की प्रोविजंस हैं, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो मिसलीनियस प्रोविजन में पहली एक चीज आती है जो नोट करने के काबिल है, जो आप लोग नोट करें कि एक दो चीजें बता दी। एक इंडिविजुअल है, वो खुद भी काम कर रहा है, और एक एओपी बनी, उसके अंदर वो मेंबर भी बन गया। इंडिविजुअल है, वो खुद भी बिजनेस इनकम कमा रहा है और एओपी बनी, तो उसके अंदर मेंबर भी बन गया। एओपी ने लेट्स सपोज कि उसने कमाई की, एओपी ने 7 लाख, टैक्सेबल इनकम हम इसे कह लेते हैं। सही, हम सपोज कर लेते हैं कि 7 लाख के ऊपर उसने टैक्स दे दिया। हमने कैलकुलेशन की, जो भी रेलिवेंट रेट था उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो टैक्स बन गया इसका 50,000। एओपी ने अपना टैक्स दे दिया। अभी ये 7 लाख है। 7 लाख में ये 2 पार्टनर्स का है जो कि एओपी के मेंबर हैं। इसमें से इसको हिस्सा मिल गया 4 लाख। ठीक, टैक्स हो चुका है इस 7 लाख पे। तो क्या जब ये इंडिविजुअल के हाथ में 4 लाख उसको हिस्सा मिला अपना, देखो 4 लाख हिस्सा मिला क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप में लिखा हुआ था कि जो भी कमाएंगे उसमें से 60% मेरा होगा, 40% तेरा होगा। ये कोई भी रेशियो डिसाइड की हुई थी। उस कोई भी रेशियो के डिसीजन की वजह से इसको 4 लाख मिल गया। एओपी की तरफ से 4 लाख इनकम आ गई इसके पास। इसने खुद भी कमाई की और अपने बिजनेस से इसे इनकम आ गई 24 लाख। अब मुझे बताओ कि ये 28 लाख पे टैक्स देगा या 24 लाख पे टैक्स देगा? आप कहेंगे सर टैक्स तो ये 24 लाख पे ही देगा, लेकिन रेट पर्पस के लिए पेपर में लिखेगा वो। पेपर में लिखेगा वो क्या, किस तरह से क्वेश्चन दे देगा? वो कहेगा देखिए एक बंदा है, उसकी बिजनेस इनकम इतनी है, वो एओपी का मेंबर भी है, एओपी से उसे इतना प्रॉफिट आ जाता है। आप ये बताएं कि टैक्स को कैलकुलेशन करने के लिए क्या वो ऐड करेगा अपनी इनकम को एओपी से जो आई है उसके अपनी पर्सनल इनकम में, या नहीं करेगा? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ऐड करेगा किसके लिए? रेट पर्पस के लिए। वो ऐड करेगा किसके लिए? वो कुछ और पर्पसेस भी साथ लिख सकता है, उसमें से आपका आंसर क्या होगा? रेट पर्पस के लिए ऐड होगी जी। 2,80,000 रुपए पे हम पहुंच गए। अब वो रेट लगाएगा टैक्स का। हो सकता है कि ये 24 लाख तक जो है ना, वो रेट हो 15%। ठीक, और 24 से 28 पर आए तो रेट हो गया 20%। ठीक, तो वो इसके ऊपर 20% निकालो तो टैक्स कितना बनता है जी? प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट किया करता हूं कि कैलकुलेटर आपके पास हो, ताकि जब मैं कैलकुलेशन करवाऊं तो आप मुझे हेल्प कर सकें। जी कितना हो गया जी? अगर कोई वेटिंग रूम में है तो उसे ऐड कर लें। हाँ जी, 5,60,000 5,60,000 56,000। तो ये देखो, आपने सिविल पढ़ा? हाँ सही है। नहीं 56 नहीं बनेगा, ये तो कंफर्म है सर। वो अगर 28 लाख है फिर ये 5,60,000 बनता है। अगर ये 2,80,000 2,80,000 तो 20 वो ये तो 28 है ना यार, 28 हो गया ना? 28 हो गया सर। सिर्फ ज्यादा था, मुझे 28 लाख नहीं ये 28 लाख है। 28 लाख है, फिर 28 5,60,000 5,60,000 तो इसमें क्या होगा? 5,60,000 टैक्स किसके ऊपर है? ये 28 लाख पे। ऐसे ही है ये। अगर हम ऐसे करें तो ये रेट निकल आता है ना। ठीक है, ये एक रेट है। और अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 के साथ, तो क्या ये 24 लाख पे टैक्स हमें बता नहीं देगा कि 24 लाख पे क्या है?
तो करें इसको 24 लाख से मल्टीप्लाई। जल्दी बता, Recording in progress. उस पे हो रही है ना रिकॉर्डिंग। हाँ तो 4,80,000। 4,80,000। तो बच्चों देखो, यहाँ से हम एक नतीजा अक्स करने लगे हैं, हम एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि टैक्स वो 24 लाख के ऊपर ही ले रहा है, टैक्स 24 लाख के ऊपर ही ले रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि इसको ऐड करके आपका रेट ऑफ टैक्स 15 से बढ़ाकर 20 की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। उसने ये 4 लाख जो ऐड करवाया था उसने माइनस करवा दिया इस तरीके के साथ कि उसने सिर्फ ये रेट आपको कैलकुलेट करवाया। देखो, अगर एक टैक्स है उसको डिवाइड कर दो उसकी इनकम, टैक्सेबल इनकम के ऊपर, तो वो रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो उसने रेट निकलवाया और रेट निकलवा के आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसकी तरफ ले गया। ऐड यहाँ सिर्फ उसने इसलिए करवाया कि रेट को बढ़ा सके। तो यहाँ से ये नतीजा निकला कि एओपी का जो है आपकी इनकम जो है वो ऐड होती है इंडिविजुअल की इनकम में रेट पर्पस के लिए। ये क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, आप लोग इसको नोट कर लें। तो अगर यहाँ पे अगर उसने कोई डोनेशन की होती, हाँ बेटा दे दो, अच्छा ताला फाइल वाला कर दीजिए, हाँ वो इधर रखवा, कहीं रखवा देना। अच्छा तो बस ये नोट करने वाला था। फिर टैक्स क्रेडिट जो है अकॉर्डिंगली कि जो भी टैक्स क्रेडिट होगा वो ये सारा प्रोसेस होने के बाद उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिस तरह हम ऑलरेडी ले रहे हैं। यहाँ एक और पॉइंट जो याद करने वाला है ना जो आपके लिए, वो कुछ इस तरह से है कि अगर टैक्स लायबिलिटी निकलती है एक बंदे की, वो मेंबर है एओपी का भी, टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, आपने ये वाला टैक्स एफपीआर को जमा करवाना है, जो टैक्स आपने जमा करवाना है वो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, वो आपकी टैक्स की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने एफपीआर को वो देना है। अगर आपकी जो जिम्मेदारी है टैक्स क्रेडिट उससे कम है, आपकी जिम्मेदारी से टैक्स क्रेडिट कम है, तो आप एडिशनल जो है वो जमा करवा देंगे। अगर इसको हम ऑपोजिट लेते हैं कि टैक्स की लायबिलिटी कम है, टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, तो क्या आपको उसका रिफंड मिल जाएगा? मैं दोबारा बात बता रहा हूं, इसको हम आसान करते हैं, लिख के करते हैं। एक है टैक्स की लायबिलिटी जो आपने देनी है, एक है टैक्स क्रेडिट। समटाइम टैक्स क्रेडिट ज्यादा होता है, टैक्स की लायबिलिटी कम होती है। जब लायबिलिटी देने कम है लेने ज्यादा है एफपीआर से, तो क्या एफपीआर आपको दे देगा? सिर्फ यही क्वेश्चन है कि एफपीआर आपको नहीं देगा। ये मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा था। ये वो मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर कवर कर रही है कि जब आपका टैक्स क्रेडिट बड़ा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, तो क्या जो टैक्स क्रेडिट मिल गया एफपीआर आपको रिफंड करेगा? एफपीआर रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, क्या आप ये वाला यहाँ पे जो एओपी के साथ एडजस्टमेंट करके आपका बन रहा है, क्या आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? मैं सीएफ लिख देता हूँ कैरी फॉरवर्ड के लिए। क्या आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, ये एमसीक्यू होंगे। क्या आप इसको, पिछले साल की कोई लायबिलिटी है, इस साल टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, पिछले साल की कोई लायबिलिटी है, पिछले साल की आप कहोगे सर पिछले साल की कैसा पैदा होगी? एफबीआर वाले बताओ क्या टैक्स ईयर अभी 21 है, तो टैक्स ईयर 20 का आप ऑडिट करके आप उसकी लायबिलिटी बढ़ा नहीं देते? तो अगर आपने किसी का ऑडिट किया और उसने कहा जाहिर साहब आप कह रहे थे हमारा 1 लाख टैक्स बनता है पिछले साल का, मीन टैक्स ईयर 2020 का, हमने रिकैलकुलेट किया है आपका 1 लाख नहीं बनता 5 लाख बनता है, तो आप मुझे, हमें 5 लाख बनता है, 1 लाख आपने दिया हुआ 4 लाख और जमा करवा दो। आप कहते हो नहीं जी आप मेरा टैक्स ईयर 2021 पे आ जाओ, टैक्स ईयर 2021 यहाँ पे मेरा टैक्स क्रेडिट ज्यादा बन रहा है,
आप इस तरह करो 2020 वाले के साथ 4 लाख के साथ एडजस्ट कर लो, एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो कैरी फॉरवर्ड और प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट समझ आ गई आपको, तो ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके अंदर छुपे हुए हैं जो कि मैंने उनको अनकवर की, उनका पर्दा उठाने की कोशिश की। अच्छा, एक और चीज होती है कि इसको मैं खत्म करता हूं। एक और चीज होती है कि एओपी का मेंबर और इंडिविजुअल है और एओपी का भी मेंबर है। इंडिविजुअल का टैक्स क्रेडिट जो है ना वो ज्यादा है और उसकी टैक्स लायबिलिटी कम है। बात ध्यान से सुनिएगा ये वाली, कि ये एक टिपिकल पॉइंट है जो कि समझने की जरूरत है। आपको समझ आ गई, आपके सामने क्वेश्चन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर जाओगे। इंडिविजुअल है वो मेंबर है एओपी का, यही इंडिविजुअल साहब का जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की वो कम है और टैक्स क्रेडिट ज्यादा है। जब टैक्स क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब है आपने पैसे एफडीआर की तरफ ज्यादा चले गए आपके, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसको पीछे लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर क्या इसका टैक्स क्रेडिट ज्यादा है और एओपी ने कमाई की, एओपी का टैक्स बन गया देने वाला, तो क्या ये टैक्स जो एओपी ने देना है उसके मेंबर का टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, आपस में एडजस्ट हो सकता है? तो यहां लिख लो हो जाएगा, यही वो पूछ लेगा क्या होगा, हो जाएगा। तो यही 65 के अंदर जो भी चीजें थी मैंने निकाल के बाहर आपको दे दी। मैं रिपीट कर देता हूं, एक इंडिविजुअल है वो एओपी का मेंबर है, इंडिविजुअल का टैक्स क्रेडिट ज्यादा बन गया, टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, तो जो टैक्स क्रेडिट ज्यादा है इसका वो क्या करे, अगर वो मेंबर है एओपी का, एओपी की टैक्स की लायबिलिटी बन गई, ये बंदा अलग है एओपी अलग है, लेकिन एओपी इतने पैसे ना दे बल्कि जो टैक्स क्रेडिट उसके मेंबर का अपने तौर पे बना पड़ा उसके साथ एडजस्ट करवा ले, तो ये अलाउ है। चलो जी, ये पॉइंट कुछ हमें बनता नजर आ रहा है। अब हम कुछ आगे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा काम कॉम्प्लेक्स होगा, पेचीदा होगा, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है और हम इसको आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये वाला वही है कल वाला कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है, ये उसको मैंने रहने दिया, मैंने कहा चलो कहीं जरूरत पड़ी तो यहां से रेफर कर दूंगा कि ये यहाँ पे है। अब आगे आ गया जी, टैक्स क्रेडिट फॉर आई है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिश हुई है 1/7/2011 से पहले। नहीं जी, टैक्स क्रेडिट किसके लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, जो कि बनी है 1/7/2011 से पहले। अच्छा, उसने कहा जी कि ये अगर, पहले तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो यहीं पे उठ गया कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का ही नहीं पता। आप यही कहेंगे ना कि जनाब हमें पहले ये तो बता दें कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती क्या है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस के अंदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन मौजूद है। कहेंगे सर आप बताएं हम खुद क्यों पढ़े, तो मैं बताता हूं, वो ये है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट या सेटअप जो क्या कर रहा हो, नंबर 1 जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग पे हमने कल बड़ा डिटेल में बात कर ली कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। नंबर 2 वो शिप बिल्डिंग कर रहा हो, ठीक है। नंबर 3 बिजली बना रहा हो, लेकिन याद रखना ये सारा कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में
ना इंडिविजुअल आता है ना एओपी आती है, कंपनी होती है, एस्टेब्लिशमेंट जो होती है। और जो है अब उन्होंने ऐड कर दिया कि जो जो सीपैक वाली जो चीजें नहीं है, सड़कें, रोड, ये चीजें भी बना रहा हो, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में उठा के लेके आता है। स्पेसिफिक रोड या आम रोड? नहीं, आम रोड या स्पेसिफिक रोड का कुछ जिक्र नहीं है, मोटरवे का नाम नहीं लिखा, उन्होंने रोड लिखा है। रोड तो रोड फिर जो है ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि रूल आएगी। हाँ, तो इन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है कि कौन वाली, ठीक है। तो वो कहता है कि वो क्या करती है, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी, ये करते हैं। कोई अगर ऐसे काम कर रहा होगा, ये वाले काम कर रहा होगा, और साथ में कैसे कर रहा होगा कि 10 या इससे ज्यादा बंदे उसने लगाए हुए हैं काम करने के लिए। काम ये वाले, कौन से वाले काम? मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, बिजली बनाना, सड़कें, रोड वगैरह बनाना, ये काम कर रहे हैं, और 10 या इससे ज्यादा बंदे लगाए हुए। कैसे? बिजली का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल करके वो शिप बिल्डिंग कर रहा है, ये चीजें सारी। तो अगर 10 या इससे ज्यादा बंदे हैं, और अगर 20 या इससे ज्यादा बंदे हैं, ठीक है, तो बगैर बिजली के, बगैर उसके ट्रांसमिशन के अगर काम कर रहा होगा, तो ये बन जाएगी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। देखो ये कानून है ना, उसने कह दिया, जिस चीज को कह दिया हमने भी वो बता दिया कि ये है ना, मेरी अपनी राय है ना आपकी, वो मीन्स कह दिया, उसने कहा मीन्स। तो जहां पे मीन्स वो कह देते हैं, उसका मतलब मैंने जो कहा उसका मतलब ये है, जो मैंने कहा उसका मतलब ये है, तो उसने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये तो पढ़ के पता चल गया कि टैक्स क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो ये वाले काम कर रहे होंगे ना, उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और ये बनी हुई है 1/7/2011 से पहले। कब से? 1/7/2011 से पहले। ये मैं इसको बिठाता हूँ, और यहाँ पे हम नया काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कोई नया कारोबार करना चाह रही है, नया प्लांट लेना चाह रही है, मशीनरी लेना चाह रही है, एक्सपेंशन करना चाह रही है। एक्सपेंशन क्या होता है? अपने कारोबार को बढ़ाना चाह रही है। कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो वो शेयर इशू करेगी। क्या करेगी? शेयर इशू करेगी। तो इसमें वो कहता है, एक वर्ड यूज करता है, न्यू इक्विटी। क्या वर्ड यूज करता है? न्यू इक्विटी। वो कहता है कि आपको नया काम करने के लिए 100 रुपए की जरूरत है, आप नए शेयर इशू करो, वो है नई न्यू इक्विटी। 100 रुपए की जरूरत है, कम से कम 70 रुपए इकट्ठे करो नए शेयर इशू करके। शेयर क्या होते हैं हमने कल डिस्कस कर बड़ा नीचे जाके शेयर के इशू पे बात की। तो उसने कहा 100 रुपए की जरूरत है कारोबार करने के लिए, 70% जो है आप नए शेयर इशू करो। नए शेयर इशू करके पैसा आएगा, उसको प्लांट और मशीनरी पे लगाओ। ठीक है, प्लांट और मशीनरी पे लगाओ, और जब ये लगा लोगे ना, तो आप जब उससे काम करोगे, काम करके पैसा आएगा, इनकम होगी, इनकम पे टैक्स लगेगा। जनाब जितना भी टैक्स लगेगा ना, उसमें मैं आपको टैक्स क्रेडिट देने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं? टैक्स क्रेडिट देने जा रहा हूं। टैक्स क्रेडिट का फार्मूला भी उसने हमें दे दिया। उसने कहा A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। या A क्या है? यहाँ पे आपका टैक्स, जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी आपने पे करना है, वहां पे हम देखते हैं तो हमारा 3 लाख टैक्स है, इसके समझने के लिए। फिर B क्या है? आपने जो शेयर इशू करके जितना इक्विटी से पैसा उठाया, वो आपका बी है। मैं दोबारा बोलता हूं, बी क्या है? आपने न्यू इक्विटी, नया शेयर इशू करके जो पैसा उठाया, वो बी है।
₹100 की जरूरत थी, ₹70 की जरूरत थी, ₹70 तो आपने इक्विटी से उठा लिए, बाकी 30 कहीं और से उठाए, तो टोटल जो आपने प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट की वो नीचे आएगा, वो सी की जगह पे आ गया। जो इक्विटी से पैसा उठाया वो बी की जगह पे आ गया, और जो यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका टैक्स जो आपने एफडीआर को देना है। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टैक्स क्रेडिट निकल आएगा। जो टैक्स क्रेडिट निकलेगा वो आपकी जो टैक्स देना है उसकी लायबिलिटी को कम करेगा और कहेगा आप इतना दे दो। ये कब मिलेगा? जब आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होंगे और आप नया काम करने के लिए नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और नए शेयर इशू करके जिस काम के लिए लिए हैं, प्लांट और मशीनरी नई लेने के लिए, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप टैक्स क्रेडिट ले लें। अच्छा है कि ये याद रखना कि जब आपको किस डेट से मिलना शुरू होगा, वो कह देगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, किस डेट से मिलना शुरू होगा, तो जिस दिन से ये प्लांट ऑपरेशनल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी ना, कब? ट्रायल प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे क्या है? कमर्शियल प्रोडक्शन। जिस दिन प्लांट जो आपने इक्विटी शेयर से पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके प्लांट लिया, प्लांट को फिक्स किया, उसने काम शुरू किया, जब कमर्शियल प्रोड्यूस करके एक्चुअल कपड़ा बना के मार्केट में दिया, उस डेट से आपको टैक्स क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। और कितने अरसे तक मिलता रहेगा? 5 साल तक। ये है वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं कि टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65E किस डेट से मिलना शुरू होगा? डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन से होगा, डेट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन से होगा, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से होगा, नॉन ऑफ द अबव होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कमर्शियल प्रोडक्शन की डेट से। कमर्शियल प्रोडक्शन की डेट से लेकर कितने साल तक मिलता रहेगा? 3 साल, 5 साल, 10 साल, इनमें से कोई नहीं, 5 साल। टैक्स क्रेडिट मालूम करने का फार्मूला क्या है? अंडर सेक्शन 65E क्वेश्चन बन जाएगा जी, A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय C। तो कहते हैं कि इसमें मुझे बता दो ये टैक्स क्रेडिट, पहले फार्मूले की भी एक क्वेश्चन दे सकता है, फिर कह सकता है कि ये फार्मूला मैंने लिख दिया है आपको 65E का। इसमें से C रिप्रेजेंट करता है टैक्स को, C रिप्रेजेंट करता है न्यू इक्विटी के जो आपने लिया वो, या फिर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो की प्लांट में, तीनों में से कौन सा सही है? जिसको आता होगा आंसर करेगा वही। तो इसके अंदर ही से वो देखो, अगर बनाना चाहे तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर से बना सकता है, और उसने टैक्स क्रेडिट में आपको बता दूं कि बनाने ही बनाने हैं। मैन्युफैक्चरर सिंपल और अंडरटेकिंग दोनों शेयर दे सकता है। हाँ, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में 4-5 मैंने आपको बताया। एक वो शिप बिल्डर है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में रिटेलर आता है। लो जी बताओ, वो कहेगा 3 मैंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में लिख दी है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, शिप बिल्डर है, ठीक है, रोड बनाने वाला, इनमें से कौन सा नहीं है जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में नहीं आता? निकाल दो बाहर उसे। आप जिस पे टिक करोगे आपको सही पता होगा तो निकालोगे बाहर ना। तो ये है वो तरीकाकार जिनको यूज करके वो अच्छे स्टूडेंट को अलहदा करेगा, जिनका इंटरव्यू करना है, और जिनका इंटरव्यू नहीं करना उनको अलहदा कर देगा, क्योंकि उसने करना है स्क्रूटनाइज। यही होता है कि उसने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करने हैं, इन डॉक्यूमेंट जमा करवा दो। डॉक्यूमेंट जमा करवाने से पहले वो इन लोगों को अलहदा करेगा। जिन्होंने ये सही तरीके से पढ़ा होगा वो अलहदा हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट अल्लाह के फजल से जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो उनमें शामिल होंगे जो कि डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। चले, तो इसमें मैं देख लूँ अगर कोई पॉइंट रह क्या है। तो ये याद रखना कि ये 70% है। मैं इसके लिए अभी स्टूडेंट आपकी परमिशन से मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि सिर्फ हाईलाइट किया जा सके कि क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। 70% एक साल 2011 से पहले जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या हो सकता है, टैक्स क्रेडिट का फार्मूला क्या हो सकता है, कितने साल के लिए होगा, जिस डेट जब ये आपको टैक्स क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर कमर्शियल प्रोडक्शन, और एक और पॉइंट भी इसमें होना चाहिए। देखो टैक्स आपके लगता है मुख्तलिफ कमाइयों से, ये पता है आपको।
एक एनटीआर की इनकम होती है, एक एफटीआर की इनकम होती है। एफटीआर पे टैक्स कैलकुलेट होता है, एक एनटीआर पे टैक्स कैलकुलेट होता है, एक मिनिमम टैक्स भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं बताया गया। अंडर सेक्शन 113 रेट है 1.25, ये मैंने बताए हुए हैं। वो कहता है कि ये सेक्शन टैक्स क्रेडिट अगर ये वाली कमाई भी है ना तो फिर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर टैक्स ये वाला बन रहा है फिर भी मिलेगा, मिनिमम बन रहा है फिर भी मिलेगा। एनटीआर पे तो मिलता ही मिलता है। तो वो हो सकता है कि वो पूछ ले, कह दे कि 65E में अगर आपकी इनकम एनटीआर की है, एफटीआर की है, मिनिमम की है, इनमें से या सब में मिलेगा, किसमें से मिलेगा, टिक लगा दो। तो आपने कहना है ऑल ऑफ दी अबव। ये लो क्वेश्चन बन गया आपका ये वाला भी कि ऑल ऑफ दी अबव में मिल जाएगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अच्छा जी, और कोई पॉइंट तो नहीं है जो कि हमने आपको बताना है? तो और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो कि इस सेक्शन में आपको बताने वाला है। हमने न्यू इक्विटी का भी बता दिया। न्यू इक्विटी का मैंने आपको बता दिया कि इसे कहा जाएगा बिल्कुल नए शेयर इशू किए जाएंगे, पुराने शेयर न्यू इक्विटी में नहीं आएंगे। एक खास मकसद के लिए नए शेयर इशू किए जाएंगे। अब मैं इसको खत्म करता हूँ, आप ये नोट जरूर कर लिया करो। और जो बैठे हुए हैं घर पे वो स्क्रीनशॉट वगैरह ये पिक्चर लेके रख लिया करो। ठीक हो गया जी। अब हम आगे मूव करते हैं और नया सेक्शन पढ़ते हैं कि 100% भी किसी को मिलना है, वो कौन है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसमें से आ जाए और आप इसको याद कर ले तो हमें बड़ा फायदा होगा। ले, अच्छा जी, बात रेड मार्कर को साइड पे रखते हैं और हम ब्लैक कहता है टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन। अभी सर्टेन पर्सन को ना मैं वो सर्टेन पर्सन आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं जिनको सर्टेन इस सेक्शन के अंदर 65F में जाके ना जिनकी वो बात करने लगे। वो कहता है सिंध वाले भाई, कोल माइनिंग सिंध में हो रही है, कोयले की माइनिंग, कोयला निकाला जा रहा है थर से। ऐसी कंपनियां जो कोयला निकाल रही हैं थर के अंदर से, कोल माइनिंग कर रही हैं, कोयला निकाल के वो कोयले से बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं, पैदा करने वाले बिजली घर लगे हुए हैं जहां से बिजली पैदा होती है। ये कोयला निकालती हैं कंपनियां, कोयला लेके चली जाती हैं बिजली घरों को। अगर कोई ये कारोबार कर रहा है और उसको मुनाफा होता है ये वाला, उसकी टैक्सेबल इनकम बन जाती है, तो वो कहते हैं चाहे जितना भी बना ना, 3 लाख का 3 लाख टैक्स क्रेडिट, 100% टैक्स क्रेडिट। क्या हो गया? 100%। तो आपको पूछता है कि अंडर सेक्शन 65F the rate of tax credit is 80, 90, 100, 70। तो कितना? 100%। कहता है कि टैक्स क्रेडिट 65F में कोल माइनिंग वालों को मिलेगा। सही है या गलत है? सही है। फिर वो क्या कहता है, क्या सिर्फ कोयले वालों को मिलेगा और कोई नहीं आएगा? दूसरे नंबर पे लिखो कि कोयले वालों को तो मिल गया, हीरे वालों को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हाँ, नहीं वो छोड़ दो, वो इसमें खत्म है। स्टार्टअप के ऐसे लोग जिन्होंने नया नया कारोबार शुरू किया और कारोबार शुरू करते ही उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट
बोर्ड से रजिस्टर करवा दिया। किसी ने काम शुरू किया सॉफ्टवेयर वगैरह का, और उसने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक अदारा है, उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। तो जिस साल उसने रजिस्टर करवाया और आने वाले 2 साल वो जितनी भी कमाई करेगा, चाहे वो पाकिस्तान से करे या पाकिस्तान से बाहर से करे, उसको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब फिर वही कि 3 लाख टैक्स लगा, 3 का 3 लाख टैक्स माफ। कैलकुलेट करेगा वो टैक्स, जितना लगेगा सारा माफ, अगर उसने अपने आप को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाया हुआ है। क्या इसे ही मिलेगा, कोई और नहीं है? उसने कहा एक होते हैं आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अगर इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? पाकिस्तान से किसी चीज को पाकिस्तान से बाहर बेचना, तो ये क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। क्या आप सिर्फ कपड़े वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, आप सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ बैठ के कॉल सेंटर वगैरह चला रहे हैं। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की डेफिनेशन जो है ना, बड़ी खुली डुली है कि कोई भी काम, कोई भी सर्विस आप आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रेंडर करते हैं, वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आ जाए, और आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां से कमाई होती है। अगर आपको वहां से कमाई होती है तो वो सारी की सारी 100% उस पर टैक्स लगेगा। जी बिल्कुल, टैक्स कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद जमा ना करवाओ, माफी है। लेकिन एक शर्त है कि जितनी भी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बाहर बेचोगे, वहां से पैसा मिलना है आपको, जी मिलना है। 80% पाकिस्तान के अंदर लेके आओ, कम अज कम। कैसे आएगा? पाकिस्तान में बैंक के अंदर आएगा, प्रूफ हो आपने जो इनकम रिपोर्ट की उसका 80% बैंक के अंदर आया, ये साबित है। अगर साबित है तो फिर आपको सारी की सारी जो टैक्स की लायबिलिटी बनी, जो आपने एफपीआर को जमा करवानी है, इस केस में 3 लाख है, सारे का सारा माफ, टैक्स क्रेडिट मिल गया। तो मैं देख लूं कोई पॉइंट रहा तो नहीं। उसने कहा ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा नहीं, अभी नहीं, देयर इज नो डिस्कशन करंटली, बाद में हम ओपन कर देंगे, आप नोट कर ली। अच्छा, तो उसने कहा कि यार हम आपको ये सारा 100% देने जा रहे हैं, लेकिन 2-3 काम आप भी तो कर लो, सारे हम नहीं करने। नंबर 1, रिटर्न फाइल करो अपनी। यार देखो, टैक्स क्रेडिट लेने की रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करो। अभी आप मेरे साथ, विद होल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है, तो सिर्फ यहाँ इतना ही आपके लिए काफी है कि कौन सा सेक्शन विद होल्डिंग स्टेटमेंट को डील करता है। सेक्शन 165 सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिख लो। ये हो नहीं सकता कि आप में से किसी से इंटरव्यू में ना पूछा जाए। तो सेक्शन 165 विद होल्डिंग स्टेटमेंट को डील करता है। वो कहता है कि रिटर्न फाइल कर लो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर लो, अगर आपके रिक्वायर्ड है तो। और तीसरा, आपकी अगर सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है ना, तो अपने सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल करते जाओ। ये 3 काम करते जाओ। ये 3 काम अगर आप पे 2, ये तो होना ही होना है ना, लेकिन ये 2 अगर आप पे बनते हैं, आप करो 100% टैक्स क्रेडिट ले लो। तो ये सेक्शन हमने कवर किया कि टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन कौन कौन से हैं। कोल की माइनिंग करने वाली कंपनियां, स्टार्टअप हैं जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड होगी, और आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वाले अगर 80% पैसा वो एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान में ले आते हैं, लेकिन उनको ये 3 काम करने पड़ेंगे। उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अगर विद होल्डिंग उन पे लाजम बनती है तो विद होल्डिंग करेंगे, विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करेंगे,
और सेल टैक्स रिटर्न अगर उनके ऊपर बनती है तो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर ये वो सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो जितना टैक्स बनता है सारे का सारा टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आपको बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, नोट करें। कुछ डिसिप्लिन होता है क्लास का, उसको भी मेंटेन किया करें, नोट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें डिसिप्लिन को, कि हम इधर ही होते हैं। और स्पेशली आप लोगों को तो बार बार नहीं कहना चाहिए होते। कॉपी पेंसिल आपके पास है, आप नोट करें और क्वेश्चन को कर दें। अच्छा जी, तो ये भी कवर हो गया और ये भी हो गया और अब आ गया स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो यार इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पता है हमें, अब स्पेसिफाइड होगी बात। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल पर्सन के बारे में बात की जाती है। 65E-F-G। तो सेक्शन 65G वो एक सिर्फ ऐसा सेक्शन है जो कि एलिजिबल पर्सन के बारे में बात करता है और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है। इसलिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल पर्सन है क्या वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अभी इतना ही काफी है कि 65G एक ऐसा सेक्शन है जो कि डील करता है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल पर्सन के लिए टैक्स क्रेडिट के हिसाब से। अच्छा, वो कहता है कि अगर आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो अगर ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आ जाती है तो आपको 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। किसका? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का। तो पॉइंट नोट करने वाला ये भी है कि कितने परसेंट मिलेगा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65G? 25%। सही। अब वक्त आ गया है कि आपको एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल पर्सन के बारे में बताया जाए। ये वही है जी कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट ये होगी, इन्वेस्टमेंट का पता है आप सरमाया लगाते हैं किसके ऊपर? नए प्रोजेक्ट के ऊपर, नए प्लांट के ऊपर, नई मशीनरी के ऊपर, पुरानी के नहीं, नए काम के ऊपर, नए सॉफ्टवेयर के ऊपर, खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, खुद बनाने के लिए नहीं। आप अपना आईटी का सॉफ्टवेयर वाला बंदा हायर करते हैं, उसे कहते हैं जी सॉफ्टवेयर बना दो। आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहे, सेक्शन 65G में नहीं आ रहे, आप 65G में नहीं आ रहे, आप 65G से आउट हो गए हैं। इसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, परचेज ऑफ प्लांट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, ये इनके लिए आपने इन्वेस्टमेंट की तो फिर आपको जो है ना फायदा होगा और अदरवाइज नहीं होगा। फिर बात आ गई कि सर ये तो आपने एलिजिबल इन्वेस्टमेंट तो बता दी, अच्छा जो भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 25%, ठीक। लेकिन सर ये आप कहेंगे कि सर ये इसमें एलिजिबल पर्सन में क्या कौन आएगा? तो यार पर्सन में उसने दो चीजें कर दी, एक ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग और दूसरा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो आज के चैप्टर में हमने कर किया ना कि कौन सी होती है, इसको हमने आज डिस्कस कर लिया। अब रहेगी ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग। तो कहता है कि अगर ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर ये वो एलिजिबल पर्सन है, अगर ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का 25% आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अभी ये बताना जरूरी है कि ये तो बता दिए ये क्या है। तो वो कहते हैं कि किसी ऐसी लोकेशन पर, जगह जिसमें पहले कोई अंडरटेकिंग नहीं थी, जिसपे पहले कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, आपने वहां पे काम किया। दूसरा
कोई पहले से मौजूद फैक्ट्री को डिमोलिश नहीं किया गया। डिमोलिश करना होता है किसी को ढा देना, उसको गिरा देना, वो डिमोलिश होता है। तो डिमोलिश नहीं किया, क्रेने लेके आते हैं बिल्डिंग को गिरा देते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो डिमोलिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले से मौजूद डिमोलिश करके वहां पे आपने कोई जगह नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं बना दी। लोकेशन ऐसी है कि जो जमीन पहले कभी यूज नहीं हुई इसके लिए। नंबर 3 वो कहता है ऐसी चीज, आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, आप ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे जो कि पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल नहीं हुई, और आपने इसका बोर्ड से अप्रूवल भी ले लिया। अगर ये सारा होगा तो फिर ये एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर एलिजिबल पर्सन सरमाया लगाएगा, जिसको एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, तो फिर वो 25% आपको एलिजिबल इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट दे देगा। दोस्तों, इट वाज अ वेरी वेरी ड्राई सब्जेक्ट। इट वॉज अ वेरी वेरी ड्राई सब्जेक्ट, बहुत खुश्क था। इसको हमने पूरी कोशिश की कि इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले जाए और निकाल के आप सामने रख दिए जाए। जो भी इनको आज रात सोने से पहले दवाई के तौर पे लेगा, आज रात सोने से पहले जो कल पढ़ाए गए थे टैक्स क्रेडिट और जो आज पढ़ाए गए हैं, दोनों को मेडिसिन के तौर पे लेगा कि मुझे अफाका कब होगा कि आज सोने से पहले ये मैंने टैबलेट लेनी है। Then we can expect that student is going to be good in tax credits. If you are planning that you will study these tax credit on the weekend and you will appear on the Monday in my major test, then very sorry to say that you are not going to be happy in tax credits. आप परसों फिर मुझे मैसेज कर रहे होगे, सर प्लीज ये तो कर दे दोबारा। मैं कर दूंगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। इट्स अजान टाइम, इंशाल्लाह वी आर कमिंग आफ्टर।